आज हम डिस्कस करेंगे मेजर थ्योरीज ऑफ इमोशंस के बारे में। हम देखेंगे कि इमोशन क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर हम इमोशन, मूड और फीलिंग में फ़र्क देखेंगे। न्यूरोबायोलॉजिकल लेवल पे इमोशंस किस तरह से कॉज होती हैं, कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दिमाग के कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। हार्मोन्स किस तरह से इमोशंस को कॉज करते हैं, कौन से हार्मोन कौन सी इमोशन को कॉज कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे और इमोशंस की थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें जितनी भी मेजर थ्योरीज़ हैं इमोशंस की हम वो सारी की सारी देखेंगे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले इमोशंस होती क्या हैं। इमोशंस का लफ्ज़ बेसिकली लैटिन वर्ड इमोवेयर से निकला है, जिसका मतलब होता है टू स्टिर अप। स्टिर अप का क्या मतलब होता है? ऐसे शेक करना, इस तरह से कि वो, जैसे आपने देखा होगा कि अगर पानी में कोई जानवर गिर जाता है या कोई परिंदा गिर जाता है तो वैसे अपनी बॉडी को शेक करता है पानी से निकल के, तो ये स्टिर अप इमोशन का लफ्ज़ी मतलब होता है। ये एक बड़ा कम्प्लेक्स साइको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे वर्ड आपने नोट करना है, साइको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, विच मीन्स कि इसमें साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आप इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी इमोशंस कॉज हो रही होती हैं, या वो भी एक डिटर्मिनेंट होता है हमारी इमोशंस का। ठीक है, आगे हम डिटेल में ये थेरीज पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि फ़िज़िकल लेवल पे चेंजेस की वजह से इमोशंस कैसे कॉज होती हैं। इसके अलावा इमोशंस में डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अफेक्टिव प्रोसेसेस लाइक जो आप इमोशनल लेवल पे फील करते हो वो तो इन्वॉल्व होता ही है, उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी आप इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक जिस्मानी लेवल पे भी। कग्नेटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स भी होते हैं इमोशंस के। ठीक है, तो आप देखिए इमोशंस के 4 कंपोनेंट होते हैं और जब इन चारों को आप इंटीग्रेट करते हैं तब इमोशंस बनते हैं। अगेन इसमें अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, कग्नेटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसमें इमोशंस क्यों ज़रूरी हैं। गुस्सा आता है हमें, डर लगता है, तो ये क्या फ़ायदा होता है इनका। ये हमारे सर्वाइवल में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर आपको डर बिल्कुल लगे ही ना तो आप किसी भी हार्मफुल, किसी भी नुकसान पहुंचाने वाले जानवर के करीब चले जाओगे, जिसकी वजह से आप उनका सर्वाइवल एट स्टेक आ सकता है। इसी तरह गुस्सा है तो ये हमारी बाउंड्री सेट करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। तो ये जितनी भी हमारी इमोशंस हैं, एंजाइटी है तो उस टाइम पे हमारी फ़ाइट और फ्लाइट मोड को वो एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। दिल की धड़कन क्यों तेज़ होती है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप कर सके हमारे लिम्स की तरफ, हाथों पाँव की तरफ, टांगों की तरफ, ताकि हम उस टाइम पे फ़ाइट और फ्लाइट सिचुएशन में बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाएँ। सो ये बेसिकली इमोशन की एडेप्टिव वैल्यू है। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं दोबारा देख लेते हैं। अभी ऊपर वैसे हमने डिस्कस किया, बट अगेन इसमें हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है इमोशंस का। सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंस है इमोशंस का वो क्या है? हमारी फीलिंग्स को हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं। आगे जाके हम फीलिंग्स और इमोशंस और इनके दरमियान फ़र्क भी देखते हैं। जब हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं ना अपनी इमोशंस से, उसे हम फीलिंग्स का नाम देते हैं। तो इसमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है हमारा। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है? हमारी बॉडी में ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स जब एक्टिवेट होते हैं तो उसकी वजह से हम इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, और इसके साथ साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से भी हम इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसके अलावा बिहेवियरल एक्सप्रेशन भी इमोशंस को कॉज कर रहा होता है, लाइक उसके थ्रू हम इमोशंस को शो करते हैं कि हमने, जैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं जब आप कोई पर्टिकुलर इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके बाद बिहेवियरल एक्सप्रेशन के अलावा एक्शन की टेंडेंसी होती है। हम या तो उस चीज़ को अप्रोच करते हैं अगर वो हमें अच्छी लग रही है, या फिर हम उसे अवॉइड करते हैं। तो ये बेसिकली बेटे कंपोनेंट्स हैं इमोशंस के, जिसमें फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, बिहेवियरल एक्सप्रेशन और एक्शन की टेंडेंसी आती है। इमोशंस बेटा शॉर्ट लिव्ड होती हैं, स्टिमुलस बेस्ड होती हैं। कोई चीज़ आएगी और उसकी वजह से आप कोई पर्टिकुलर इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे, और मैंने अगेन क्या बताया कि शॉर्ट लिव्ड होती हैं, आती हैं और फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज ओबियसली ये हार्मोन्स की वजह से होती हैं। तो हार्मोन्स या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अराउजल की वजह से, तो बेटे वो ज़्यादा देर तक हार्मोन हमारे उनका लेवल हाई नहीं रह सकता, उन्होंने वापस अपनी बेस लाइन की तरफ जाना ही होता है, नॉर्मल होना होता है।
तो इसीलिए गुस्सा है या कोई भी इमोशन है वो थोड़े टाइम के लिए आती है। अगर आप उसे बार बार सोचेंगे नहीं उस चीज़ के बारे में तो वो ख़त्म हो जाएगी, और वो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से आती है। बाहर किसी ने बदतमीज़ी की, किसी ने रिस्पेक्टफुल ओबीडियंट बिहेवियर शो किया, तो ये डिफरेंट स्टिमुलाई हैं जिनकी वजह से आप अच्छा फील कर रहे हो या आप बुरा फील कर रहे हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, मूड लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग होने का क्या मतलब है? लंबा अरसा चलता है। ये कुछ लोगों को आप देखते हैं, उनका एक ऐसे परमानेंट मूड ही होता है कि वो डाउन डाउन से रहते हैं, राइट? तो ये लॉन्ग लास्टिंग जो बेटा चलता है वो मूड कहलाता है, उसे हम इमोशन नहीं कहते हैं। और फीलिंग बेटा जब हम कॉन्शियस लेवल पे अपनी इमोशंस को लेके जब हम अवेयर होते हैं, जब हम जानते हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये चल रहा है, इस टाइम पे मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, तो वो चीज़ बेटा आपकी फीलिंग कहलाती है। न्यूरोबायोलॉजी का लेवल पे इमोशंस किस तरह से कॉज होती हैं, हमारे बेटा दिमाग में एक कंपोनेंट होता है दिमाग का, या एक स्ट्रक्चर होता है दिमाग में जिसे हम अमिगडाला का नाम देते हैं। अमिगडाला बेसिकली फियर, थ्रेट की जो इमोशंस हैं वो ये इवोक कर रहा होता है, ठीक है? इसकी वजह से आपको डर लगता है, ये एक्टिवेट होता है तो आपको कोई ख़तरा आप भांप सकते हो। इसके अलावा बेटा आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस का। वो बेटा जो हाइपोथैलेमस है ना, वो आपके मास्टर ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है, और वो हाइपोथैलेमस बेसिकली आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं, आप ये समझ लो कि ये सारे ये ब्रिज का काम कर रहा होता है, आपके हार्मोन्स को आपके नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम का पता है ना आपको, आपका दिमाग, आपके सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड, आपके नर्व्स, ये सारी की सारी बेटे आपके नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। और जो ग्लैंड्स हैं वो जो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं डिफरेंट आपकी बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो डिफरेंट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और आपके नर्वस सिस्टम के दरमियान एक तरह से ब्रिज क्रिएट करता है बेटे हाइपोथैलेमस। ये बताता है आपके मास्टर ग्लैंड के साथ, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है, और मास्टर ग्लैंड आपकी बाकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये उसे बताता है कि अच्छा इस टाइम पे फ़लाँ हार्मोन रिलीज़ करो आप। वो फिर आगे बाकी ग्लैंड्स को बताते हैं कि अच्छा अब ये फ़लाँ हार्मोन आपका रिलीज़ करने का टाइम आ गया। इसके अलावा बेटा इमोशंस की बेटा एक मेमोरी भी होती है जिसे हम इमोशनल मेमोरी का नाम देते हैं। वो भी तो ज़ाहिर है फिर हमारे दिमाग का कोई स्ट्रक्चर होगा ना जो उसे सेव कर रहा होगा बेटा उस इमोशनल मेमोरी को। तो आपके दिमाग में होता है बेटा हिप्पोकैम्पस, और हिप्पोकैम्पस बेटे आपकी इमोशनल मेमोरी को सेव करता है। और ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर खुदा न खास्ता हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है तो उसके नतीजे में बेटे आप इमोशनल मेमोरीज़ को सेव नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसके अलावा बेटे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी आपकी रेगुलेशन और कंट्रोल इमोशंस को करने में वो भी आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो ये दिमाग के कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो इमोशंस को कॉज करते हैं। इसके बेटा अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो दिमाग में ना दो तरह के पाथवेज होते हैं, एक होता है फास्ट, एक होता है स्लो। तो जो फास्ट पाथवे होता है ना बेटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर से आती है ना वो सबसे पहले बेटे जाती है थैलेमस में। थैलेमस को इसीलिए हम रिले सेंटर भी कहते हैं। थैलेमस से अगर वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट अमिगडाला में चली गई है तो बेटा ये आपका फास्ट रोड है, ठीक है? और इसे या फिर इसे ये लो रोड है लेकिन ये फास्ट सिस्टम है, ठीक है बेटा? और ऑन द कंट्रेरी अगर बेटा लॉन्ग रोड ले, हाई रोड कैसे रहेगा बेटा कि लंबा हो जाएगा रूट, राइट? इसमें थैलेमस के पास पहले इन्फॉर्मेशन आई जो कि आनी ही आनी है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन गई कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स ने उसके बारे में सोचा समझा, और उसके बाद कॉर्टेक्स ने वो इन्फॉर्मेशन बेटे कहाँ भेज दी? अमिगडाला को। तो ये बेटा स्लो प्रोसेस होता है और इसे हम क्या नाम देते हैं? हाई रोड का, ठीक है बेटा? अगेन दो रोड होते हैं, एक होता है लो रोड, एक होता है हाई रोड। लो रोड है मतलब छोटा रोड होगा, इसमें थैलेमस से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ चलेगी? अमिगडाला में। ऑन द कॉन्ट्रेरी हाई रोड होता है बेटा, हाई रोड में थैलेमस से इन्फॉर्मेशन कॉर्टेक्स में जाएगी और कॉर्टेक्स से बेटा इन्फॉर्मेशन अमिगडाला में जाएगी। ये एक स्लो प्रोसेस होता है। और इसका बेटा इसकी बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हमारे जो फेयर रिस्पॉन्सेज हैं वो बड़ी जल्दी हम सीख जाते हैं। तो ये बेसिकली बेटा जहाँ पे सर्वाइवल एट स्टेक होता है ना वहाँ पे हम लो रोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी थैलेमस से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अमिगडाला में चली जाती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ नर्वस सिस्टम की बात की ना बेटा, तो आपकी एक तो ये आपका न्यूरोबायोलॉजिकल लेवल पे आपकी इमोशंस कॉज हो रही हैं। इसके अलावा बेटे आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि नर्वस सिस्टम की एक टाइप है,
वो भी आपकी इमोशंस को कॉज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ना बेटा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा आप ने इसकी डिटेल्स अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, इसके ऊपर भी ना बेटा मैं इस चैप्टर के ऊपर भी एक क्विक सी वीडियो बना दूंगी, ताकि रेफरेंस के लिए अगर आपको नहीं है इनका पता तो मैं चाहूँगी कि आप उस वीडियो को जाके लाजमी देखें, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्ज़ाम्स में अक्सर ये पूछा जाता है, ना सिर्फ ये बीएस के लेवल पे बल्कि कंपेटिटिव लेवल पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। और इवन जब मैंने लेक्चरर का इंटरव्यू दिया था तो इसमें इस पर्टिकुलर डोमेन में से उन्होंने बहुत ज़्यादा सारे सवाल मुझसे पूछे थे, तो आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एनीवेज नर्वस सिस्टम बेटे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ना आपका उसके आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कब क्रिएट करेगा बेटा? जब भी आप कोई डेंजरस चीज़ देखोगे। आपने स्नेक देखा, आपके दिल की धड़कन तेज़ होगी, सांस की रफ्तार तेज़ होगी, है ना, हथेलियों पे पसीना आना स्टार्ट हो गया। तो अब ये बेटा आपकी जो ये इमोशंस हैं ये डिफरेंट क्यों कॉज हो रही हैं? कोई तो दिमाग में चीज़ होगी ना जो कंट्रोल करिए। तो बेटा ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ज़रूरी नहीं दिमाग बेटा, पूरा आपके नर्व्स वगैरह सारे उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो वो बेटा ओवरऑल आपके ये कंडीशन क्रिएट कर रहा होता है, और इस कंडीशन को बेटा आपका सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कौन क्रिएट कर रहा है बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रिएट कर रहा है। और जब दिल की धड़कन तेज़ होगी, आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ डील वगैरह कर लिया, अब उसके बाद आपकी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है बेटा वो बैक टू नॉर्मल भी तो जानी है ना। तो वो बैक टू नॉर्मल उसको करने के लिए आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, और वो आके फिर उसको बैक टू नॉर्मल करता है। ठीक है, आपको प्रॉपर जो आपकी नॉर्मल कंडीशन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आके उससे वापस लेके जाता है। इसके बाद बेटा हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी इमोशंस कॉज करने में। अब ग्लैंड्स का क्या काम होता है? वो खुद से तो नहीं ना डिफरेंट जगहों पे मूव कर सकते, वो तो एक जगह पे फिक्स होते हैं। तो वो इमोशंस कैसे कॉज करते हैं बेटा? वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, और वो हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी इमोशंस को कॉज कर रहे होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। ठीक है, अब कौन सा हार्मोन कौन सी इमोशंस को कॉज करता है, कौन से सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, वो थोड़ा सा बेटा हम टच कर लेते हैं। अल्दो ये आज की हमारी इस वीडियो की उसमें डोमेन में आती नहीं है चीज़, लेकिन स्टिल हम बस ऐसे ना माइनर से टच करेंगे। सेरोटोनिन बेटा मूड रेगुलेशंस में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, इसको सेरोटोनिन के साथ ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये फील गुड हार्मोन्स हैं। ठीक है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये आपकी अच्छा मूड आपकी क्रिएट करने में हेल्प कर रही होते हैं। डोपामीन बेटा रिवॉर्ड पाथवेज में काम आता है। ये आप जब भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है आपने वो खाई है, या कोई भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप बेहतर फील करते हो, या रिवॉर्डिंग जो आपको लगता है ना, होता है ना गेम्स खेलते हैं बच्चे, उसकी वजह से वो उन्हें रिवॉर्डिंग एक्टिविटी लग रही होती है बेटा। तो वो चीज़ रिवॉर्डिंग क्यों लगती है? डोपामीन की वजह से लगती है। और यही वजह है जब जब डोपामीन रिलीज़ होता है आप अच्छा फील करते हो, फिर जब आप वो काम करना छोड़ते हो आपको डोपामीन रिलीज़ होना बंद हो जाता है। उसके बाद आपको क्रेविंग आना स्टार्ट हो जाती है, आपका फिर दिल करता है कि डोपामीन दोबारा रिलीज़ हो, आप फिर वो काम करोगे। तो इस तरह से बेटा ये रिवॉर्ड पाथवेज को डोपामीन कंट्रोल कर रहा होता है। चॉकलेट खाते हो तो होता है ना, कोई पर्टिकुलर चीज़ खाई अच्छी लगी, उस टाइम पे भी डोपामीन रिलीज़ होता है। वो जब सबसाइड करता है आप फिर और खाते हो, फिर वो सबसाइड कर जाता है मतलब कम होता है, फिर आप और खा लेते हो। तो ये चीज़ बेटा इस तरह से रिवॉर्ड पाथवेज डोपामीन के कंट्रोल में होते हैं। गाबा बेटा ये आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कॉर्टिसोल का लेवल बेटा स्ट्रेस रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है बेटा। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन बेटा बॉन्डिंग हार्मोन होता है, ये कडलिंग हार्मोन भी से हम कहते हैं। ये जब हम हग करते हैं किसी को, या फिर एक तरह से जब हम एक कनेक्शन फील कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वो उस टाइम पे ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है बेटे। एवोल्यूशनरी थ्योरी, अब आगे ये हम थ्योरीज पे पहुंच गए हैं बेटे। आई होप कि यहाँ तक आपको इसका जो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि इमोशंस कॉज कैसे होती हैं। ठीक है, इसमें मैं अगैन थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ
हूँ, हार्मोन्स की वजह से भी इमोशंस क्रिएट हो रही होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है हमारे इमोशंस को। और न्यूरोबायोलॉजिकल लेवल पे हमारा अमिगडाला, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये भी डिफरेंट जो हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी इमोशंस को बेटा कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, जिसमें हमने देखा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बेटा एक कंपोनेंट, बिहेवियरल एक्सप्रेशन, जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसको, या फिर एक्शन हम उस चीज़ को अप्रोच करते हैं, अवॉइड करते हैं, ये बेटा हमारे इमोशंस के कंपोनेंट होते हैं। अगेन 4 कंपोनेंट होते हैं इमोशन के: अफेक्टिव, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है बेटा। अब हम देख लेते हैं थेरीज इमोशंस की। इमोशंस स्टार्ट से बिल्कुल हम देखे चलेंगे बेटा। एवोल्यूशनरी थेरी से हम स्टार्ट करते हैं। डार्विन ने ये प्रपोज की थी एवोल्यूशनरी थेरी। उसने ये कहा था कि जो चीज़ें हमारे सर्वाइवल में मदद करती हैं वो चीज़ें रह जाती हैं, और जो नहीं करती हैं वो लाइक सर्वाइवल में मदद, वो हम चीज़ें छोड़ते जाते हैं, राइट। तो जो बेटा इमोशंस हैं ये हमें हमारे सर्वाइवल में मदद देती हैं, और ये बेटा यूनिवर्सल होती हैं इमोशन। डिफरेंट कल्चर्स में जाके देखो, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे इमोशंस यूनिवर्सल हैं। फिर हमें प्रोटेक्ट करता है। लव की जो इमोशन है वो हमें बॉन्डिंग में हेल्प कर रही होती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये बेटे डार्विन का नज़रिया ये था कि इसीलिए हम इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल में मदद कर रही होती हैं। देखिए बेटा, इवन ये लव की फीलिंग भी, रिप्रोडक्शन ही होगी तो क्या होगा बेटा, नस्ल ख़त्म हो जाएगी, है ना। और नस्ल ख़त्म हो जाएगी तो मतलब हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इंसान एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो हमारे सर्वाइवल में अगेन हेल्प कर रही है, राइट। आगे चलते हैं बेटा, जेम्स रैंक की थ्योरी देखते हैं। जेम्स रैंक ने ये कहा था, ये 2 लोग थे, एक बंदा नहीं है, ठीक है। इन्होंने डिफरेंट अलग अलग रिसर्चेस की थी, लेकिन क्योंकि रिज़ल्ट सेम था तो इन दोनों की थ्योरी को हमने कंबाइन कर दिया। इन्होंने ये कहा कि स्टिमुलस बेसिकली कॉज करता है, बाहर आपने कोई चीज़ देखी तो उसकी वजह से आपका जिस्मानी तौर पे डिफरेंट चेंजेस आएंगी। आपके दिल की धड़कन, मिसाल के तौर पे आपने सांप देखा खुदा ना खास्ता, या रीछ देख लिया, वो आपकी तरफ आ रहा है, आप जंगल में हो इस टाइम पे, क्या होगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी, सांस की रफ्तार तेज़ होगी, है ना। आप हथेली पे पसीना आएगा। ऐसे एक पूरा एक फिजियोलॉजिकल लेवल पे एक फिनोमिना आपके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अब उसकी वजह से जेम्स रैंक ने कहा, क्योंकि आपकी जिस्मानी हालत चेंज हुई, उस जिस्मानी हालत के चेंज होने की वजह से आप इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी। इन्होंने कहा कि अगर आप इमोशन किस वजह से एक्सपीरियंस करते हो, जब आप परसीव करते हो कि आपके जिस्मानी तौर पे, जिस्मानी लेवल पे आपके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म इस पे ये था कि बेटा आप देखो, जिस्मानी तौर पे बाज़ सेम अराउजल होता है, लेकिन इमोशंस आप डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसके ऊपर ना एक बड़ी फेमस ब्रिज स्टडी भी की गई, जो कि मैं लेटर ऑन जाके आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखो, जब आप डरे हुए हो उस टाइम पे भी दिल की धड़कन तेज़ होती है, और जब आप एक्साइटेड हो उस टाइम पे भी दिल की धड़कन तेज़ होती है कि नहीं बेटा। तो ये दोनों सिनेरियो में चीज़ें फिजियोलॉजिकल अराउजल सेम है, लेकिन इमोशंस डिफरेंट आ रही हैं। तो ये थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ये तो कह रही है कि फिजियोलॉजिकल लेवल की फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इमोशंस होती हैं, लेकिन ऐसे तो फिर हमारा सेम फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन है, तो इमोशन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन कभी हम डर फील करते हैं, कभी हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो ये तो फिर गलत बात हुई ना। ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रही है थ्योरी इस चीज़ को। सॉरी। तो इसके बेटा इस वजह से, इस क्रिटिसिज्म की वजह से फिर हमने इस थ्योरी को रद्द कर दिया। फिर हम चले आगे। एक और बंदा उठा, उसने कहा नहीं, जेम्स रैंक की थ्योरी गलत है, मैं थ्योरी देता हूँ। उसने कहा कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है और इमोशन जो है बेटा, वो दोनों एक ही टाइम पे अराउज होती हैं, ठीक है। लाइक बाहर से अपने कोई चीज़ देखी ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सबसे पहले दिमाग के कौन से स्ट्रक्चर में इन्फॉर्मेशन जाती है बेटा, थैलमस में। इसीलिए हम थैलमस को क्या कहते हैं, रिले स्टेशन भी कहते हैं। थैलमस से आगे बेटा इन्फॉर्मेशन फिर डायरेक्टली आपके जिस्मानी अराउजल की इन्फॉर्मेशन भी थैलमस कम्युनिकेट कर देता है, और इमोशनल लेवल पे दिमागी अमिगडाला या फिर जो आपके दिमागी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तरफ भी उसी टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन को, या कॉर्टेक्स की तरफ वो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बेटा इमोशन जो हैं और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं, ये दोनों एक ही टाइम पे होते हैं। ये बात किसने की है, कैनन बार्ड ने की है, और उन्होंने कहा है कि इमोशंस में बॉडीली रिएक्शन की कोई ख़ास इतनी वक़्त नहीं
नहीं होती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि हम पहले हम परसीव करें कि अच्छा दिल की धड़कन कितनी को तेज़ रफ्तारी से हो रही है और उसकी बेस पे हम ये डिटर्मिन करें कि हम कौन सी इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है शास्त्र सिंगर की थ्योरी। शास्त्र सिंगर ने बेटा कॉग्निटिव लेबल की बात की। उसने कहा कि नहीं वो ये इसी क्रिटिसिज्म को टैकल करने के लिए ना जो ऊपर हमने जेम्स लैंग की थ्योरी पे किया, तो उसने कहा कि फिजियोलॉजिकल अराउजल तो सेम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस फिजियोलॉजिकल अराउजल को ना बेटा एक लेबल देते हैं, और वो जो लेबल होता है बेटे उसकी बेस पे हम इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। अगेन अब इसकी बेटा हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। उस मिसाल के तौर पे जब आप क्या इसकी एग्ज़ाम्पल लेके चलें, यही देख लेते हैं बेटा कि जब आप इसके ऊपर ना वैसे एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, चलिए हम वो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इसने क्या किया कि एक ना इंजेक्शन दिया इसने, जिसकी वजह से ना लोगों के दिल की धड़कन तेज़ हो सकती थी, ठीक है। डोपामीन का इंजेक्शन था वो। अब इसने जब वो इंजेक्शन दे दिया ना, अब दिल की धड़कन सबकी ही तेज़ होनी है उस इंजेक्शन के बाद, क्योंकि डोपामीन का काम ही ये है कि वो बॉडी में जाके आपके फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस लेके आता है। कुछ लोगों को इसने ऐसे सेटअप में रखा जहाँ पे उन्हें ये बताया गया कि आप ये इस इंजेक्शन के बाद एक्साइटेड फील करेंगे, आप अच्छा एक सेंस ऑफ एक एनर्जी आप फील करेंगे। ऑन द कंट्रेरी एक दूसरा जो ग्रुप था ना बेटा, उसको इसने ना एक ऐसा सेटअप में रखा जहाँ पे ना उसने देखा कि दो लोग हैं आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो उसका सेटअप इसने ऐसा रखा। लेटर ऑन इसने देखा कि वो लोग जिन्हें इसने ये बताया था इंजेक्शन देने से पहले कि आपको जब मैं ये इंजेक्शन दूंगा तो आप एक्साइटेड फील करेंगे, उन्होंने वाकई एक्साइटेड फील करना स्टार्ट कर दिया। ऑन द कंट्री वो लोग जिन्हें इसने कोई ऐसी बात नहीं बताई थी, उन्होंने ना एक्सटर्नल क्यूज़ देखना स्टार्ट कर दिया, इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया कि आखिर मेरे आसपास हो क्या रहा है। जब उन्होंने ये देखा कि मेरे आसपास तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उन्हें भी गुस्सा आना स्टार्ट हो गया, राइट। तो अब देखो बेटा फिजियोलॉजिकल लेवल पे दोनों ग्रुप्स का बेटा सेम फिनोमिना है, दोनों ग्रुप्स में सेम चेंजेस आ रही हैं फिजियोलॉजिकल लेवल पे, जिस्मानी तौर पे, लेकिन उन्होंने जो बेटा उन्हें बताई कि बात बाहर से जो कॉग्निटिव लेवल पे उन्हें क्यूज़ दिए गए उसकी बेस पे उनकी चेंज हो गई, बेटे इंटरप्रिटेशन चेंज होगी, राइट। तो ये चीज़ बेटा इसी इमोशन की इसकी बल्कि थ्योरी की बड़ी प्रैक्टिकल अपील है बेटा। अगर आप मैं ये इनकरेज करूँगी आप लोगों को कि आप इसे स्टडी करो इन डेप्थ, इस पर्टिकुलर थ्योरी को। लाइक इवन ये जो टीन एज में क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा हार्मोनल लेवल पे चेंजेस आ रही होती हैं। इवन ख़वातीन की तो वैसे भी अगर देखा जाए तो कुछ टाइम के बाद उनके जिस्मानी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल रश वो एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, राइट। तो आप नोटिस करेंगे बेटा उनका मूड चेंज होता है ख़वातीन का, थ्रू आउट द मंथ वो डिफरेंट फेजेस में से गुजर रही होती हैं, और उसकी वजह से उनकी मूड बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा होता है। इसी तरह से टीन एज में क्योंकि और भी ज़्यादा तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि बच्चे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो अपने आसपास देखते हैं और वो तलाश करते हैं कि मैं अपने अंदर जो मेरी चेंजेस आ रही हैं इससे मैं क्या लेबल दूँ। जब वो अपने आसपास देखते हैं तो अगर तो उन्हें हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाता है तो फिर तो बेटा वो एक कंस्ट्रक्टिव एक अप्रोच लेके चलते हैं, और वो थोड़ा सा एक हेल्दी तरीके से अपने गोल्स को परसू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो बेटा अपने आसपास देखें और उन्हें ये नज़र आए कि जो उनके बड़े हैं वो इस चीज़ को एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग के साथ तशबीह दे रहे हैं, या फिर वो मोहब्बत और ये इस तरह के लेबल्स देना स्टार्ट कर देते हैं, इश्क हो गया है वाली जो इंटरप्रिटेशन है, अगर वो ये देखते हैं अपने आसपास के लोगों को देते हुए, तो उन्हें लगता है कि अच्छा अगर फ़लाँ बंदे के अंदर ये चेंज आया फिजियोलॉजिकल लेवल पे, उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई और उससे मोहब्बत होगी, तो मतलब फिर मुझे भी होगी, राइट। तो ये इस तरह से लोग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दे रहे होते हैं बेटा अपने आसपास के लोगों को देख के। इसीलिए कहा जाता है कि माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप किस तरह की आपकी लाइफ होगी, या किस तरह की आपकी इंटरप्रिटेशंस होगी उस चीज़ को डिटर्मिन करने में। एनीवेज बेटा ये लंबी बहस है, लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल इस थ्योरी की अपील है। मैं स्टिल ये कहूँगी कि अगर आप लोग बच्चों में से अगर कोई सुन रहा है तो वो लाजमी इस चीज़ को एक दफ़ा अप्लाई करके देखे और चेक करे कि जब आप अपना लेबल चेंज करते हो
अपने फिजियोलॉजिकल अराउजल को लेके बेटा, तो ऑटोमेटिकली आपकी इमोशन चेंज होती है। आपकी इमोशन डिपेंड करती है उस लेवल पे जो आप अपने अराउजल को, अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस को एट्रीब्यूट कर रहे होते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा लजार्स की थ्योरी की बात कर लेते हैं। शास्त्री सिंगर की थ्योरी का आई होप आपको समझ आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास लजार्स की कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी बेटे। अब लजार्स ने कहा था कि 2 लेवल पे हम चीज़ों को अप्रेज करते हैं, लाइक उनको परसीव कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, या उनका मतलब निकाल रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी सिचुएशन को देखते हैं बेटा, और हम ये देखते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, ठीक है। अगर तो वो फ़ायदेमंद है तो आप अच्छा फ़ील करोगे, अगर वो फ़ायदेमंद नहीं है इन केस, तो आप ये देखते हो कि अच्छा ये नुकसानदेह है, तो ये कितनी नुकसानदेह, ठीक है बेटा। इसे हम कहते हैं प्राइमरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल में बेटा क्या देख रहे हैं हम, कि आया वो जो सिचुएशन हम देख रहे थे, क्या वो नुकसानदेह है या फिर बेनिफिशियल है। फिर बेटा अगर वो नुकसानदेह है इन केस, तो फिर बेटा हम मूव ऑन करते हैं सेकेंडरी अप्रेजल पे, और फिर हम कहते हैं कि क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील कर पाएँ प्रॉपर अच्छे तरीके से। लाइक आप ये देखिए ना बेटा, अगर आप सिचुएशन ऐसी है कि सेमेस्टर की फ़ीस देनी है मिसाल के तौर पे आपने, तो अब आपने इस सिचुएशन को देखा, आपने देखा ये मेरे लिए स्ट्रेसफुल है या नहीं। कुछ बच्चों के लिए होगी, कुछ बच्चों के लिए नहीं होगी, राइट। जिन बच्चों के लिए ये स्ट्रेसफुल नहीं है, दे वुड बी ओके विद इट, राइट, कि हाँ ठीक है फ़ीस ही तो देनी है, बस से लिख के दे दूँगी। ऑन द कंट्रेरी जिनको जिनके पास नहीं है पैसे इतने उस टाइम पे, वो फिर थोड़ा सा परेशान तो होंगे, लेकिन अब उनकी परेशानी डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि वो बाद में सेकेंडरी अप्रेजल क्या दे रहे हैं। क्या किसी से पैसे लेना उनके लिए उस टाइम पे फिजिबल है, क्या पैसे अरेंज किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। तो वो जो सेकेंडरी अप्रेजल है ना, कि उनकी कोपिंग एबिलिटी है या नहीं है, वो डिटर्मिन करेगा कि उनकी इमोशंस कितनी होंगी, ज़्यादा होंगी या कम होंगी, ठीक है बेटा। तो ये सेकेंडरी अप्रेजल है। और ये बेटा स्ट्रेस और इंडिविजुअल डिफरेंसेस वगैरह में, जो स्ट्रेस को लेके डिफरेंट लोगों का एक ही सिचुएशन है, एक बंदा उसमें बहुत परेशान हो जाता है, दूसरा इतना नहीं होता परेशान। तो ये बेसिकली बेटा ये एक्सप्लेन करती है कि जो बंदा ज़्यादा परेशान हो रहा है वो इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं इस सिचुएशन के साथ सक्सेसफुली कोप कर सकूँ, मैं इस सिचुएशन के साथ को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकूँ। और जो लोग ईजी रहते हैं उन्हें लगता है कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। मैकडा आर्नल्ड का जो सीक्वेंशियल मॉडल है उसके मुताबिक हम कैसे इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। उसने कहा कि पहले आप किसी भी सिचुएशन को परसीव करेंगे, फिर बेटा आप अप्रेजल का स्टेज आएगी, अप्रेजल का स्टेप आएगा, और अगर आपका अप्रेजल जो है वो अच्छा है या बुरा है, उसकी बेस पे बेटे आप वो इमोशन एक्सपीरियंस करोगे। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कॉग्निटिव अप्रेजल की थ्योरी है बेटा, लेकिन इसमें बस आपने ये फ्लो चार्ट याद रखना है। परसीव किया, फिर आपने अप्रेज किया, और उसके बाद बेटा आप इमोशन को एक्सपीरियंस करते हो। इमोशन को एक्सपीरियंस करने के बाद फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आप एक्सपीरियंस करोगे, लाइक आपके दिल की धड़कन वगैरह इमोशन जब आप एक्सपीरियंस करोगे उसकी बेस पे वो चेंज होगी। और उसके बाद फिर बेटा जब दिल की धड़कन तेज़ होगी, अब आप खून जो है वो आपकी टांगों वगैरह वाली साइड पे जा रहा है, लिम्स में जा रहा है। उसके बाद फिर बेटा आप एक्शन की टेंडेंसी आपकी होगी कि आपने उस चीज़ के करीब जाना है या उससे दूर जाना है। अब यहाँ पे आपने ये ज़हन में रखना है कि जो हमारा अप्रेजल होता है वो अक्सर ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस होता है। आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं सोच रहे होते हो कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। एक अनकॉन्शियस लेवल पे आपकी टेंडेंसी बन चुकी होती है। आप अचानक बस ये ऐसे 1 मिली सेकंड में ही देख के फ़ौरन ये डिटर्मिन कर लेते हो कि वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। तो ये अप्रेजल बेटा क्या होता है, ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। इसके बाद बेटा है एक्टिवेशन थ्योरी। एक्टिवेशन थ्योरी लिंडस्ले ने बेटा प्रपोज की थी। उसने कहा था कि हमारी इमोशंस कॉर्टिकल अराउजल की वजह से हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उसने कहा कि कॉर्टिसोल जो होता है ना, वो बेसिकली ये डिटर्मिन करता है कि सॉरी बेटा, ये कॉर्टिकल अराउजल जो है ना बेटा, ये हमारे ना दिमाग में एक सिस्टम होता है जिससे ना हम एक्टिवेटिंग
अब मैं से इसे बेटा प्रॉपर मुझे इसका नाम भूल गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसे पढ़ा था। तो मैं ना आगे जाके देखती हूँ, मैं भी आगे कहीं ये चीज़ मेंशन हो। तो उसने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, सॉरी बेटा, वो होता है हमारे दिमाग में। तो वो जो बेटा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा होता है इस चीज़ को कि हम हमारी जो कितनी हमारा अराउजल का लेवल होगा। अगर तो हमारा ज़्यादा अराउजल का लेवल होगा तो लाइक उस टाइम पे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उस चीज़ को कॉज कर रहा है। अगर ये डैमेज हो जाए खुदा ना खास्ता रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो इसकी वजह से बेटा आप डीप स्लीप स्लम्बर की स्टेट में चले जाओगे, आप बस सोते ही रहोगे, ठीक है। तो ये ना बेटा इन्वर्टेड यू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे अप्लाई होता है इस थ्योरी पे, कि ना तो बहुत कम अराउजल हो ना बहुत ज़्यादा अराउजल हो। जितना जब ज़्यादा अराउजल होता है तभी आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करती है, और जब कम अराउजल होता है तभी बेटा आपकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है। ऐसे ना दरमियाना लेवल जब अराउजल का होगा तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है बेटा। ये है बेटा एक्टिवेशन थ्योरी विच वॉज प्रपोज बाय लिंडसे, ठीक है बेटा। इसके बाद है नेक्स्ट ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी में ये बात की गई कि हर इमोशन जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो उसके बाद जो उसके अपोजिट इमोशन होती है वो आप एक्सपीरियंस करोगे। लाइक अगर आपने बहुत खौफज़दा करने वाली कोई सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस की, तो जब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी वो चीज़, तो उसके बाद आप एक सेंस ऑफ रिलीफ एक्सपीरियंस करोगे, राइट। इसी तरह जब आप बहुत खुश होते हो तो उसके बाद एक सेंस ऑफ ना डिप्रेशन, विड्रॉल, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग भी आप एक्सपीरियंस करते हो। तो जो भी इमोशन आप एक्सपीरियंस करते हो उसके साथ साथ बेटा आप उसके अपोजिट इमोशन को लाजमी एक्सपीरियंस करते हो। यही थ्योरी बेसिकली बेटा एडिक्शंस को उनके बिहेवियर को, हमारे थ्रिल सीकिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रही होती है ये वाली थ्योरी। ओपोनेंट प्रोसेस नाम से ज़ाहिर है बेटा अपोजिट इमोशन, हर एक इमोशन का एक ओपोनेंट उसका काउंटर पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद है बेटा प्लचिक व्हील ऑफ इमोशन। प्लचिक ने बेटा कहा कि 8 हमारी प्राइमरी इमोशंस होती हैं, इनके अलावा जितनी भी इमोशंस होंगी वो सारी की सारी इनके आपस में मिलने से बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें जैसे उसने कौन सी प्राइमरी इमोशन बताई, उसने कहा कि जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट, एंटिसिपेशन, सैडनेस, ये सारी की सारी बेटा 8 इमोशंस, ये कौन सी बेटा प्राइमरी। जब बेटा ये इमोशंस इनमें से 2 मिलेंगे, जैसे फियर और अगर आप जॉय को मिला दो तो इन दोनों को मिलाने से बेटा लव की इमोशन बनेगी, ठीक है। तो ये जब बेटा इस तरह से 2 इमोशंस मिलेंगे तो उसके नतीजे में आप बेटा जो न्यू बाकी इनके अलावा 8 के अलावा जितने भी इमोशंस होंगे वो इसके नतीजे में बनेंगे, ठीक हो गया। अगेन बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर और एंटिसिपेशन। जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर और एंटिसिपेशन, ठीक हो गया बेटा। ये इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इमोशंस बेटा अपनी इंटेंसिटी और पोलैरिटी में फ़र्क होता है इनकी, तो ये वेरी करती हैं। एनीवेज नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ये बैरोट ने प्रपोज की थी। उसने ये कहा था इमोशंस कोई यूनिवर्सल वगैरह नहीं होती हैं, इमोशंस हम खुद बनाते हैं, उसी पर्टिकुलर टाइम पे इमोशंस हम बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, हम प्रोडिक्ट हमारी जो प्रोडिक्शन होती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी बेस पे हम इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसने कहा था कि हमारा जो इमोशंस है वो बैलेंस, यानी हम उस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, और उसके साथ साथ अराउजल का जो लेवल है इन दोनों को मिलाने से हम इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो बेसिक इमोशंस की थ्योरी है, जैसे ये प्लचिक की व्हील थ्योरी है, इसे ये वाली थ्योरी चैलेंज करती है, कहती है कि कोई यूनिवर्सल इमोशन नहीं होती बेटे। इसके अलावा इमोशन से रिलेटेड एक और टॉपिक बेटा इमोशनल इंटेलिजेंस का है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे मैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगी कि इसे थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। इस पर ऑलरेडी मेरे ख्याल में इंग्लिश में मैंने कोई 1-2 वीडियोज़ बना के शेयर की हुई हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ इंशाल्लाह मैं इस पर एक उर्दू में भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी बेटा। ये हमारी जो बेटा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, ये हमारी वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम सेल्फ अवेयर होते हैं। हमें पता होता है कि हमारी इस टाइम पे क्या इमोशन है और क्यों है।
और उसके अलावा बेटा हमें अपनी उन इमोशंस को रेगुलेट भी करना आता है, दूसरों के साथ डील करना आता है, एक एम्पैथी की फीलिंग कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस चीज़ को मैं बेहतर तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँगी और आपकी जगह पे ख़ुद को रख के सोच पाऊँगी। तो ये बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस डैनियल गोलमैन की थ्योरी है बेटा, उसमें ये बड़ा डिटेल में से एक्सप्लेन किया गया। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपके साथ ये डिटेल में डिस्कस करूँगी। क्लिनिकल कोरिलेशंस बेटा यहाँ पे कुछ हैं, मैं अब डिस्कस कर लेती हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज़ स्किप भी कर देंगे तो भी चलेगा। लेकिन ओबियसली अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, A+ में जाना चाहते हैं, तो अच्छा तो यही रहता है कि आप सारे के सारे पॉइंट्स ही मेंशन करें। डिप्रेशन बेटे बेसिकली जब होता है तो उसकी वजह से एनहीडोनिया की स्टेट आप एक्सपीरियंस करते हो, लाइक आप कोई भी इमोशन एक्सपीरियंस, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। एक सेंस ऑफ एक लो मूड की स्टेट में आप होते हो। मैनिया में बेटा एलिवेटेड मूड होता है। एलिवेटेड मूड होने का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा हायर एक लेवल ऑफ इमोशन आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, लाइक बहुत ज़्यादा हायर अराउजल लेवल होता है आपका, ठीक है, मैनिया में। इसके अलावा PTSD में बेटा हाइपर अराउजल, PTSD में ना बेसिकली आपकी जो पुरानी कोई भी खुदा न खास्ता आपने कुछ नेगेटिव लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो वो आपका आज इस टाइम पे भी वो आपको याद आता है, और उसकी वजह से आपकी जो अराउजल है जिस्मानी लेवल पे आप बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, और ओवरऑल आपका बहुत एक हाइपर अराउजल की स्टेट में आप चले जाते हो। स्किज़ोफ्रेनिया बेटा फ्लैट इफेक्ट की इसमें वैसे तो ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फ्लैट इफेक्ट बेटा इसका क्लिनिकल कोरिलेट है। तो टू कंक्लूड बेटा, इमोशन बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल तीनों लेवल्स पे होती हैं। बहुत मल्टीपल थेरीज हमने डिस्कस की आज की इस वीडियो में। और इसके अलावा बेटा अगर आप इमोशंस को फुली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये किसी एक थेरी से इससे अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बेटा आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच को इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी से इसकी फुल अंडरस्टैंडिंग आप हासिल कर पाते हो, ठीक है। लाइक आप सारी थेरीज में से जो आपको जहाँ पे जो लग रही है वो वहाँ पे लगाओ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलो, सबको मिला जुला के जो जिसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जहाँ से निकाल के आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, सिचुएशन पे करके उसे अंडरस्टैंड करो, तो इससे आप इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो बेटा। आई होप कि आपको आज की ये टॉपिक आपको आज का समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा आप अगर मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं पेड, लाइक अगर मेरे स्टूडेंट्स में से कोई नहीं है, कोई और बच्चा सुन रहा है, तो बेटा आप वो भी कर सकते हो। और मैं मॉक सेशंस भी बेटा कंडक्ट करती हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो CSS PMS की प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप बेटा कि आप के लिए ये वीडियो सुनने के बाद इमोशंस के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना या याद करना आसान हो जाएगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।